हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। इसमें हम पढ़ते हैं एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। लास्ट सेशंस में हमने देखा था एनसीईआरटी का सिलेबस ओवरव्यू क्या है, उसके बाद हमने देखा quick revision for the most important chapter for term 2 that was how do organism reproduce। इतना करने के बाद हमने देखे MCQ questions जब हमने स्टार्ट किया exemplar exercises, और आज हम डील करने वाले हैं short answer type question से, जहां हमें short answers लिखने होंगे questions के। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैडम अगर short answer पूछा है तो हमें कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए, क्या हम 2 पेज भर देंगे तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे? पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे रिलेवेंट आंसर लिखने से। रिलेवेंट आंसर का क्या मतलब है? स्टिक टू व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बस आपको वो जस्टिफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे मैडम? आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's get started। 28th क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है? इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमन बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली। हमने क्या किया? यंग स्टेमन को आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट। इसके बाद भी फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट। प्रोवाइड अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन को करना है हमें एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या है फिर से समझो। क्वेश्चन है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था यानी क्या? स्टेमन। स्टेमन में है एंथर और फिलामेंट। तो हमने क्या किया? स्टेमन को हटा दिया, यानी हमने एंथर और फिलामेंट को हटा दिया। तो क्या अब रिप्रोडक्शन हो सकता है? पहली चीज, ये जो प्रोसेस है जहां हम आर्टिफिशियली फ्लावर का एक पार्ट हटा दें, जैसे हमने यहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटाया, तो वो कहलाता है इमैस्कुलेशन। वो कहलाता है इमैस्कुलेशन। अब हमने जब ये इमैस्कुलेशन कर दिया, अब हम इसी वर्ड का यूज करेंगे। जब हमने ये इमैस्कुलेशन कर दिया यानी हमने आर्टिफिशियली इस पार्ट को हटा दिया, तो अब फ्रूट बन गया। तो वो कैसे बना? दिमाग लगाओ। हमने जब पॉलिनेशन पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा, तो वो 2 टाइप का पढ़ा था। वो 2 टाइप क्या थे? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता था? एक ही फ्लावर में ये ट्रांसफर होता था, या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में ये ट्रांसफर होता था, तो वो था सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में ये जो क्रॉस हुआ है ये हुआ है, यानी कि मेल पार्ट चला गया फॉर फर्टिलाइजेशन, तो हम उसे बोलते थे क्या? हम उसे बोलते थे क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहां जो सिचुएशन है वह हमने फ्लावर के अंदर से ही हटाया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा क्योंकि उसी फ्लावर का एक और पार्ट, मेल पार्ट, हमने हटा दिया। लेकिन आसपास जो प्लांट्स हैं उसका कोई पार्ट तो आके गिर सकता है, उसका कोई पोलन ग्रेन तो आके स्टिक हो सकता है स्टिग्मा पे, हो सकता है कोई बी या विंड के थ्रू वो आकर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाए, और इसी रीजन से ये जो फ्लावर है इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ फ्रूट। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। लेट्स चेक इट। A bisexual flower has both male and female reproductive organ। ये लिखना है, ये बताना जरूरी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। रिमूवल ऑफ यंग स्टेमन। जब हम यंग स्टेमन को रिमूव करें तो इट विल अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो देखो मैंने बताया खत्म हो गया, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther of another flower to stigma of emasculated flower। अब ये emasculated flower हमने क्यों लिखा? ये जो प्रोसेस था ये कहलाता था emasculation, और ऐसा करने के बाद जो फ्लावर है वो कहलाएगा emasculated flower। causes
क्रॉस पॉलिनेशन, इससे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा एंड फर्टिलाइज्ड फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट, और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर जो है वो बना लेगा फ्रूट। तो आपने देखा हमने शॉर्ट आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया और हमें क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। दैट्स इट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन यू कंसिडर सेल डिविजन, है ना, यहां बात किसकी हो रही है, सेल डिविजन, एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिविजन हो रहा है ना, यहां इन्होंने क्या बोला है, सेल डिविजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी टाइप नहीं बोला। टाइप क्या पढ़े थे हमने, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारी बातें इन्होंने यहां नहीं करी। इन्होंने सिंपल बोला कि अगर एक सेल है और वो डिवाइड कर जाता है तो क्या वो रिप्रोडक्शन है, गिव वन रीजन, इसको करना है हमें एक्सप्लेन, राइट। तो भाई अगर सेल डिविजन होगा तो कैसे होगा, देखो लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, सबसे कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिस इज अमीबा, है ना। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इररेगुलर है शेप में। तो ये था अमीबा का एक सेल, है ना। अब इस सेल ने किया डिवाइड, यहां पे इन्हें क्या बोला है, सेल डिवीजन। तो इस सेल ने करा डिवाइड, तो ये कैसे डिवाइड करता है वो सुनो, क्योंकि 10th में इस चैप्टर में अमीबा कैसे डिवाइड कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जहां आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होता है। तो इसे आप डायग्राम को समझो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे आगे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो, और यहां पर भी जस्टिफिकेशन मिलेगा हमें आंसर का। अब क्या हुआ, ये अमीबा था, अब इस अमीबा को करना है डिवाइड, तो ये कैसे डिवाइड करेगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, कभी भी बेटा कभी भी अगर सेल डिवीजन होता है ना, इस बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक बात है। whenever a cell divides, so the first thing that starts the division is the nucleus। हमेशा न्यूक्लियस से ही डिवीजन स्टार्ट होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहले हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले थोड़ा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उसे स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, तो वो फ्लैट हो जाता है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद तुम्हें एक चीज डिफरेंट स्पॉट करो, ये डायग्राम कैसा है और ये डायग्राम कैसा है। यहां पर तुम्हें नैरोइंग दिख रही है, दोनों तरफ से नैरोइंग दिख रही है। ये जो नैरोइंग होती है ये कहलाती है क्या, ये कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्शन। स्पेलिंग जरूर चेक करना, स्पेलिंग गलत बिल्कुल नहीं लिखना। कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है, मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये अमीबा था, समझो ये अमीबा था। अमीबा ने सोचा भैया मुझे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल, वो करेगा डिवाइड। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैंने यहाँ ये टर्म यूज किया है, इसे ध्यान रखना है। अब ये भाई जो ब्रेन ऑफ द सेल है उसने कहा चलो भाई आज तो करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करा तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो एकदम स्ट्रेच हो गया ताकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके, और वो स्ट्रेच हुआ। स्ट्रेच होने के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन बना, मतलब नैरोइंग हुई, और धीरे धीरे करके ये ऐसे बन के डिटैच हो गया और दो सेल बन गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सिंपल सेल डिवीजन, और यही है एग्जाम्पल, और यही है हमसे पूछा गया था। देखो ये कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद अब बन गए दो सेल, दो अमीबा, टू डॉटर अमीबा, है ना। अब क्या हुआ, कैन यू, फिर से देखो क्वेश्चन, कैन यू कंसिडर सेल डिवीजन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या आप सेल डिवीजन को बोल सकते हो कि वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, गिव वन रीजन। तो हाँ हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने जितनी कहानी देखी, ये पूरी कहानी तो यही बता रही है कि एक नॉर्मल जो सेल डिवीजन है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। लेट्स सी द आंसर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज
सिंपल सेल डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिंपल सेल डिवीजन है ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, of parent cell into two daughter cell. उसके बाद now these two daughter cells grow into mature organism, और ये जो दो daughter cells दिख रहे हैं जो यहां से बन के आए हैं, ये बन जाते हैं two daughter cells और बनते हैं mature organisms. Hence cell division can be considered as mode of reproduction in single celled organism, that is amoeba. भाई जो हम जिस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करें हम उसका एग्जाम्पल लेकर ही आंसर को जस्टिफाई करेंगे. हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आंसर में एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करें और जहां हो सके वहां डायग्राम से समझाएं. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ क्लोन? इनने पूछा है क्लोन क्या है. जब मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया था वहां मैंने आपको डॉली शीप के बारे में बताया था जो पहला क्लोन बना था. ठीक है, इनने पूछा है कि क्लोन होता क्या है. व्हाई डू ऑफस्प्रिंग्स फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी. और इनने पूछा है कि जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें बहुत ज्यादा रिमार्केबल मतलब एकदम सेम टू सेम पिंच वो वाली सिमिलैरिटी क्यों होती है और कहां से आती है ना. तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सिमिलैरिटी या वेरिएशन लाने वाला फैक्टर क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे वेरिएशन आता है और वो ही फैक्टर है जिसने यहां पर वेरिएशन नहीं आने दिया, मतलब वो फैक्टर यहां नहीं हुआ होगा. उस फैक्टर को हमें देखना है कि क्या है वो. दूसरी चीज हमें बताना है कि क्लोन क्या है. तो क्लोन एक ऐसी चीज होती है जो नाम से समझ में आती है, जो हमने पढ़ी है. क्लोन जो है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है जो आपने आर्टिफिशियल मेथड से बनाया होता है. एग्जैक्ट कॉपी यानी एकदम जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी, है ना, वो है क्लोन. आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक सेल ले लें, जैसे अगर आपने वो डायनासोर वाली पिक्चर देखी हो, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें वो एक पेड़ दिखाते हैं और उस पेड़ में से फिर एक मस्कीटो लेकर के उसमें से डीएनए निकालकर और फिर क्लोन बनाते हैं और फिर वो बाद में बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो खुद ही एक नया डायनासोर बना देते हैं ये स्टडी करने के लिए. बस वही चीज यूज्ड है, वही है क्लोनिंग. क्लोनिंग में क्या करते हैं, एक कोई सेल लेकर वैसा का वैसा पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. दूसरी चीज हमें बताना है कि रिमार्केबल सिमिलैरिटी कहां से आई, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो उसके लिए समझो कि वेरिएशन कहां से आता है और जिससे वेरिएशन आता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हुआ था. लुक एट दिस. अब होता क्या है, वेरिएशन कहां से आता है? वेरिएशन आता है गैमीट्स से. ठीक है, गैमीट्स मतलब कि स्पर्म और ओवम, है ना. मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म और ओवम, ये है गैमीट्स. अब जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इनमें होता क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम? उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स. अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपकी बॉडी में, जैसे आज मेरी बॉडी में है 46 क्रोमोसोम, अब जब मुझको अपने गैमीट्स बनाने होंगे तो क्या होगा, गैमीट्स बनने के प्रोसेस में सबसे पहले मेरे 46 क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिका बनाएंगे, एक जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी बनाएंगे. और फोटोकॉपी जब हम बनाते हैं तो कोई भी चीज हमारे पास दो हो जाती है ना. एक पेपर की फोटोकॉपी कराओगे तो वही आपके पास दूसरा भी आ जाएगा, तो ये दो हो गई. 46 की फोटोकॉपी कराई, एक और 46 आ गया, तो ये हो गया 46 और एक और 46, ये हो जाएंगे 92. ठीक, अब क्या होगा, फर्स्ट सेल डिवीजन हो गया. सेकेंड सेल डिवीजन में अब ये रेप्लिकेट करने के बाद असॉर्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, अब जब ये अलग अलग होंगे तो ये वापस से हो जाएंगे 46, एक ये क्रोमोसोम. अब इसके बाद होगा सेकेंड सेल डिवीजन. ये पहला सेल डिवीजन हो गया,
ये तो रेप्लिकेशन था, फिर हुआ फर्स्ट सेल डिवीजन। एक और बार जब सेल डिवीजन होगा तो ये बना लेंगे 23 और 23 क्रोमोसोम्स, और ये 23 और 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे किस में, सेल डिवीजन आगे करने के लिए इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब ये गैमीट्स में चले जाएंगे। इसका मैं एक और बहुत अच्छा तरीका बताती हूं। क्या होगा, हमारे पास ये क्रोमोसोम था, ठीक है, तो कितने थे, 46। अब इसने क्या किया, इसने किया रेप्लिकेट, मतलब 2 कॉपी बनाई। ये 2 कॉपी बन गई, मतलब अब ये हो गए 92, ये रेप्लिकेशन हो गया, ये हुआ रेप्लिकेट, ठीक, ये 2 कॉपीज बन गई। अब क्या होगा, अब ये होगा फर्स्ट सेल डिवीजन, मतलब ये एक सेल में चला गया, अभी ये एक ही सेल में था, ठीक है, समझे। ये जो रेप्लिकेशन हुआ वो एक ही सेल के अंदर हुआ, अब ये 2 अलग अलग सेल में चला गया, और अब ये स्प्लिट होकर ऐसा दिख रहा है, ठीक, ये है सेल डिवीजन 1, ये क्या है, सेल डिवीजन 1। अब इसका भी डिवीजन होगा, अब होगा सेल डिवीजन 2, और वो डिवीजन कैसा होगा, वो डिवीजन ऐसा होगा, इसको मैं अभी हटा देती हूं, ठीक है, वो डिवीजन कैसा होगा, वो डिवीजन होगा ऐसा। अब ये देखो, अभी ये 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ना, 2 आपस में जुड़े हुए, अब ये भी डिवाइड हो जाएंगे, तो एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड ये, तो ये कितने हो जाएंगे, ये अभी कितने थे, देखो 46 थे, अब ये हो जाएंगे 23। अब ये हो गया इसका भी हाफ, ये 23, ये 23, ये एक सेल में, ये दूसरे सेल में, और यही वो गैमीट है जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, जो पार्टिसिपेट करेगा फ्यूजन में, जो रिप्रोडक्शन में काम करने वाला है, ठीक है, मतलब ये गैमीट बन गया, ठीक। अब सेम वे जैसे यहां गैमीट बन रहा है, यही प्रोसेस मेल में भी हुई, यही प्रोसेस फीमेल में भी हुई, और दोनों ने अपने अपने 23 क्रोमोसोम, मेल से 23, फीमेल से 23, दोनों के जब क्रोमोसोम जुड़ेंगे तो मेल कैरेक्टर भी आएगा, फीमेल कैरेक्टर भी आएगा, मतलब वो अपनी अपनी चीजें लेके आ रहे हैं, कोई सा हेयर कलर लेके आ रहा है, कोई दूसरा आई कलर लेके आ रहा है, कोई दूसरा स्किन कलर लेके आ रहा है, कोई दूसरा हेयर टाइप कर्ली है या स्ट्रेट, वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और ये इंफॉर्मेशन जब मिलती हैं तो वहां पर होता है मिक्स, और मिक्स होने के दौरान आते हैं चेंजेस, क्योंकि वहां 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं। ये किसमें हुआ था, ये हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, क्वेश्चन पे वापस से चलो, यहां पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये सारा प्रोसेस जो अभी मैंने बताया वो कहलाता है मियोसिस, और वो प्रोसेस भी यहां नहीं होता, इसीलिए इनमें वेरिएशंस नहीं होते। और क्लोन क्या है वो हम देख चुके, तो आइए हम देखते हैं आंसर। क्लोन्स आर द ग्रुप ऑफ सेल और इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रुप है सेल का या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस हुआ बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट, क्योंकि इसमें गैमीट इन्वॉल्व नहीं है, फॉर्मेशन बाय मियोसिस, यानी वो प्रोसेस जो मैंने अभी बताया जहां पे 46, 92, फिर 46, फिर 23 हो रहा था, वो प्रोसेस यहां नहीं होता। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर। इसीलिए जब उनमें ये सब प्रोसेस ही नहीं हुई तो भाई मेरे पास इतने हैं, तुम्हारे पास इतने हैं, सेम सेम सेम, और अगर ये सेम है तो वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू दी सिंगल पेरेंट, क्योंकि वहां एक ही पेरेंट है, 2 अलग अलग पेरेंट नहीं थे, 2 गैमीट्स नहीं थे। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर 2 मेन सोर्सेज। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 अलग सोर्सेज हैं जो क्या कॉज करते हैं, सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। यही 2 चीजें हैं, ध्यान से देखो, अभी अपन ने भी पढ़ा, अपन ने उसी को समझा। कौन सी 2 चीजें हैं, एक तो मियोसिस का प्रोसेस जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, और एक है क्या, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। कौन सा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जहां पर फ्यूजन होता हो, वो हुआ ही नहीं, गैमीट्स ही नहीं थे, तो फ्यूजन किसका करोगे, और अगर फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यही 2 फैक्टर थे जो वेरिएशन कर रहे थे, ये दोनों नहीं है तो वेरिएशन नहीं होगा। दैट्स इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बडिंग, है ना, अभी एसेक्सुअल का पूछ रहे हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. व्हाई इन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन all are considered as asexual type of reproduction. इन सबको asexual type of reproduction क्यों बोला? With need diagrams explain process of regeneration in planaria. उसके बाद हमें बताना है प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे हुआ, है ना. तो सबसे पहली चीज, मैंने जब आपको क्विक रिवीजन कराया था तो मैंने आपको सर्टेन पॉइंट्स बताए थे. उस वीडियो को आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं. मैंने आपको सर्टेन पॉइंट्स बताए थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. अब इनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, नो गैमीट्स यानी नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस प्रोसेस. एक ऑर्गेनिज्म ही बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स बनाने वाला है. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. और प्लेनेरिया का अगर आपसे डायग्राम पूछा जाए तो आपको याद है मैंने एक जीआईएफ दिखाया था, वहां पे एक प्लेनेरिया था इस तरीके से. ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, सिंपल ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया विच इज फाउंड इन दी फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है. और वो हो जाता है दो में डिवाइड, तो उसका एक पोर्शन बच जाता है ये और एक पोर्शन बच जाता है ये. और फिर इन दोनों पोर्शंस में, इन पोर्शन ए एंड इन पोर्शन बी, इट हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये डिवाइड होने के बाद दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेता है, यानी ये भी एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा और ये भी एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लेनेरिया. इतनी बात खत्म हुई. लेट्स सी द आंसर. बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आर कंसिडर्ड एज asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज नन ऑफ देम इंक्लूड्स गैमीट फॉर्मेशन. दोनों में या तीनों में गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, ये मैंने आपको बताया, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता. ऑल ऑफ दीज गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट. यही चीजें मैंने बताई. देखो वहां वो जो फैक्टर्स हम वन लाइन में पढ़कर आए ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Regeneration in planaria, it exhibits regeneration, that is ability to grow broken body part again. Ability to grow broken body part again. टूटे हुए बॉडी के किसी हिस्से को वो एक नए ऑर्गेनिज्म में बना सकता है. If the body of planaria is cut into any number of pieces, जरूरी नहीं कि ये दो में ही काटा जाए, ये किसी भी कितने भी नंबर में टूट सकता है. और एक बात और, हो सकता है ये ऐसे टूटा हो सकता है ये ऐसे टूटा हो सकता है ये ऐसे टूटा हो. ये किसी भी प्लेन से टूटे तो ये बना सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म. इज कट इन नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन, और यही है रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज regeneration is carried out by specialized cell which proliferate and produce large number of daughter cell. वहां पर एक specialized cell है जिसने ये regeneration कराया. Different cells from different group of daughter cells then differentiate into various types of cell and tissues. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डिवीजन होता है, जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो फिर वही कहानी चलती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. और वो कहानी क्या थी? सेल together form, group of cells together form tissue form organ form organ system forms organism. बस यही प्रोसेस यहां पे है. इतनी ही बात हमें बताई गई है. Moving on to the next question. Colonies of yeast fail to multiply in water. मतलब पानी में yeast divide नहीं कर रहा, बट मल्टीप्लाई इन शुगर सोल्यूशन. लेकिन वो शुगर सोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर रहा है. गिव वन रीजन फॉर दिस. ऐसा क्यों हुआ? देखो, ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ बडिंग. ठीक, और अब वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनने पूछा है कि हमने एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया, इसमें रखा हमने नॉर्मल वाटर और दूसरे में हमने रखा क्या? शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. तो इसमें से जब वाटर में हम ईस्ट डाल रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो डिवाइड हो रहा है. अब ये क्यों हुआ? तो ये दिमाग लगाओ, ये इसीलिए हुआ भाई, अगर तुम सिर्फ पानी दे दो तो क्या किसी का पेट भर जाएगा?
पानी पी लोगे तो पेट भर जाएगा, वो सिर्फ गुस्से में होता है थोड़ी देर के लिए, क्या है मम्मी मुझे खाना नहीं खाना, आज तो मैं वहां गया, मैंने पानी पिया और मैं सो गया, ये सब सिर्फ गुस्से में चलता है, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा, उससे एनर्जी नहीं आएगी। सिमिलरली पानी में अगर ईस्ट डिवाइड करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स कहां से लाएगा, उसमें एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी और न्यूट्रिएंट कहां से आएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट से। जो आप चपाती यानी कि रोटी खा रहे हो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसी से एनर्जी आएगी। अगर हमने उसे शुगर सोल्यूशन दिया तो शुगर खुद होती है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसीलिए ईस्ट जो है वो प्लेन वाटर में डिवाइड ना कर पाता है, और डिवाइड किस में कर पाता है, शुगर सोल्यूशन में, बिकॉज शुगर सोल्यूशन प्रोवाइड्स इट न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी for the process of reproduction. Let's check the answer. Water does not serve as source of all required nutrients. देखो, वाटर से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट सेल। वन ऑन द अदर हैंड शुगर सोल्यूशन सर्व एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर सोल्यूशन एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करेगा, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। वही शुगर सोल्यूशन क्या करेगा, ये जो इनने बोला है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब ही है क्या कि कार्बोहाइड्रेट लाइक सब्सटेंसेस, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब जो हम इतनी देर से एनर्जी कर रहे हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही है। अगर आपको याद है सेल चैप्टर में जब हमने सेल के ऑर्गेनेलीज पढ़े थे तो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मैंने बताया था चैप्टर जब मैंने रिव्यू किए थे सिलेबस, तब मैंने बताया था रेस्पिरेशन इज नॉट सांस लेना और सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होती है ना, यही काम उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी चल रहा था। तो यहां पर ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी ऑफ दीज कंपाउंड्स, रिलीज्ड एनर्जी नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। अब ये सब क्या करेंगे, एनर्जी देंगे रिप्रोडक्शन के लिए। दैट्स व्हाई ईस्ट कॉलोनीज डू नॉट मल्टीप्लाई इन वाटर बट डू सो इन शुगर सोल्यूशन, और यही रीजन है वाटर में वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता लेकिन शुगर सोल्यूशन में कर पाता है। एक और बात, कभी आगे क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड तो वो याद रखनी है कि कुछ चीजें ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर रिप्रोड्यूसिंग, और वो क्या है, वो है न्यूट्रिएंट्स। उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसे ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और उसे चाहिए होती है वार्मथ। अगर आपने घर में कभी डोसा या इडली बनते हुए देखी हो तो वहां क्या किया जाता है, देखना, मम्मी से पूछना इस बात को, कोरिलेट करना, वहां पर ईस्ट का यूज किया जाता है। वहां करते क्या है कि जो वो बैटर होता है उस बैटर में हम डालते हैं ईस्ट, ठीक है, और इनो, और इन सब चीजों को हम क्यों डालते हैं, ताकि उसमें फ्रॉथ आए, मतलब स्पॉन्जीनेस आए। और वो फ्रॉथ स्पॉन्जीनेस कैसे आती है, ये जो ब्रेड होती हैं इनमें भी होता है, और जो बहुत सारे डाउ होते हैं उनमें भी होता है। ईस्ट डालने से क्या होता है, ये प्रोड्यूस, इसमें होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कभी देखा है वो ब्रेड में वो ऐसे छेद 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 बने रहते हैं, है ना, होल्स 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 दिखते हैं, वो उस गैस की वजह से दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो होल्स दिख रहे हैं, क्योंकि वो गैस वहां प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। और ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ईस्ट टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस। दैट्स इट, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, why cannot fertilization take place in flower if pollination does not occur? इनने पूछा है अगर pollination नहीं होता है तो fertilization नहीं हो सकता, why so? समझो इसे, होता क्या है, ये अपन पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, ये था स्टिग्मा और ये थी ओवरी,
ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन में क्या हुआ था, कहीं से उड़कर पोलन ग्रेन आके यहां बैठ गया। पोलन ग्रेन जब यहां आके बैठ गया, स्टिग्मा पे चिपक गया, तो उसने बनाया पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब गया ओवरी के अंदर, और यहां पर था क्या, एग। ठीक है। अब इसके साथ ओवम के साथ इसको करना था क्या, इसको करना था फ्यूज, जिससे होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है कि भाई पोलन ग्रेन आया, बैठ गया, उसने पोलन ट्यूब बनाया और वो ओवरी के अंदर चला गया, यहां तक तो ठीक है, यही है पॉलिनेशन, यही है पॉलिनेशन। अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा तभी तो भैया ये फ्यूज करेगा, तभी तो ये मिलेगा जाकर के अंदर ओवम के साथ। अब क्या है कि भाई ये जो यहां पर सेल है, ये जो मदर सेल है, इसके साथ अगर फ्यूज होगा तो वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। और यही रीजन है कि अगर पोलन नहीं आया, अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो फ्यूजन कहां से होगा, फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब तक पोलन नहीं आएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। Pollination is transfer of pollen from one flower to stigma of same or other flower. ये है pollination of same or another plant. It takes place after gamete formation, और ये होता है जब gametes बन जाते हैं। Only after arrival of pollen grain, सिर्फ जब पोलन ग्रेन अराइज हो गए हैं ऑन स्टिग्मा एंड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी, और पोलन ट्यूब बन के ओवरी में चला गया, ये अभी अपन ने बना के देखा, मेल गैमीट कैन फ्यूज विद द फीमेल गैमीट ओवम, तभी मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी ओवम के साथ फ्यूज कर सकता है। हेंस पॉलिनेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, पॉलिनेशन जो है वो पहले होगा और फर्टिलाइजेशन जो है वो बाद में होगा। दिस इज द आंसर। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does bread mold grow profusely on moist slice of bread rather than on dry slice of bread? Moist slice of bread पर जो हमारी bread mold है वो इजीली ग्रो करती है, और ड्राई जो ब्रेड है उस पे ग्रो नहीं करती। ऐसा क्यों? तो भाई ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये किसके बारे में पूछा गया है, ये पूछा गया है ब्रेड मोल्ड के बारे में। ब्रेड मोल्ड को कहा जाता है राइजोपस, राइजोपस। और अभी इससे पहले जब हम ईस्ट की बात कर रहे थे तो वहां मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और वार्मथ चाहिए, तभी डिवीजन होगा। और यही 3 फैक्टर आपको मिलेंगे मॉइस्ट ब्रेड में, लेकिन आपको ड्राई ब्रेड में ये नहीं मिलेंगे। और बस यही रीजन है। देखो दोनों क्वेश्चन में एक जैसी बात पूछी गई है लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट करके पूछी गई है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भाई ड्राई ब्रेड है, ड्राई ब्रेड में ना तो पानी मिल रहा है, खाने को तो मिल भी सकता है, ना वार्मथ मिल रही है, ना ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो कैसे डिवीजन होगा। और जो वेट ब्रेड है उसमें ये सब कुछ मिलेगा, तो भाई उसी प्रोसेस से, उन्हीं सब चीजों से तो डिवीजन होगा। दैट्स इट, सीधी आंसर। वेट डम्प सबस्ट्रेट विद सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इज फेवर्ड बाय राइजोपस फॉर स्पोर जर्मिनेशन, तभी इसमें स्पोर जर्मिनेट होते हैं। स्पोर्स रिमेन डॉर्मेंट टिल दे कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट सरफेस, और हमेशा स्पोर्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, मतलब कि वैसे के वैसे बंद रहते हैं, खुलते नहीं है जब तक वो मॉइस्ट सरफेस पे ना आए। हेंस स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट ब्रेड सर्विंग एज सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। इसीलिए जो स्पोर्स होते हैं ब्रेड के वो जर्मिनेट होते हैं मॉइस्ट ब्रेड पे, सर्विंग एज सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि उसमें उन्हें मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मिलने वाला है। यही मैंने आपको वहां पर सब बताया था, राइट। ऑन द अदर हैंड ड्राई ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर नीडेड फॉर स्पोर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ हाइफे, और यहां पर उन्हें ये सब कुछ मिलने नहीं वाला। That's it. That's the answer for this question. We'll move on to the next question. Would a planaria cut vertically into 2 halves regenerate into 2 individual? अगर हम प्लेनेरिया को वर्टिकली कट करें तो क्या वो दो नए इंडिविजुअल में बन पाएगा? कंप्लीट द गिवन फिगर D and E by indicating the regenerated regions. आपको
एक इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, वर्टिकली कट सेगमेंट दिया हुआ है, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी सेशन में, इसी वीडियो में बताया था कि प्लेनेरिया एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसको आप किसी भी प्लेन में से कट करो, चाहे आप प्लेनेरिया को ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कहीं से भी कट करो, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, बस दैट इज द आंसर। आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये बना देना है पूरा प्लेनेरिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायग्रामेटिक आंसर। एंड नाउ व्हाट यू विल राइट ओवर देयर, भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन, है ना। प्लेनेरिया एग्जिबिट रीजनरेशन, वो दिखाता है रीजनरेशन इफ इट्स बॉडी इज कट इनटू 2 वर्टिकल हाफ्स। अगर उसकी बॉडी को 2 वर्टिकल हाफ्स में से काट दिया जाए, ईच पीस ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया ग्रोज इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। दैट्स इट। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन इट विल गेन मार्क्स फॉर यू। इसीलिए किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टोबैको का प्लांट है ना। इन टोबैको प्लांट मेल गैमीट हैव 24 क्रोमोसोम। मेल गैमीट के पास हैं 24 क्रोमोसोम। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल गैमीट, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन दोनों में कितने क्रोमोसोम होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई एक बात मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी मियोसिस के बारे में, जितने क्रोमोसोम मेल के पास होते हैं उतने ही क्रोमोसोम फीमेल के पास होते हैं। और फिर होते हैं 2 डिवीजन, एक बार वो रेप्लिकेट करते हैं, फिर वो आधे होते हैं और फिर वो आधे होते हैं। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। भाई बनेगा तो एक ऑर्गेनिज्म ना, समझो 23 मदर से आए, 23 फादर से आए और मिलके बन गए कितने, 46 क्रोमोसोम। तो यहां पर वही चीज हो रही है, ठीक, जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया है ना। मेल से आधे आए, फीमेल से आधे आए और मिल करके हो जाएंगे पूरे। तो जितने पहले थे न्यू ऑर्गेनिज्म में भी उतने ही रहेंगे, और गैमीट जितने मेल गैमीट में थे उतने ही फीमेल गैमीट में रहेंगे। सीधी आंसर, मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ अ स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। हेंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फीमेल गैमीट ऑफ टोबैको इज 24। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो अब ये डबल हो जाएगा, इट विल बी 48 क्रोमोसोम। दैट्स इट। See the next question. Where is zygote located in the flower after fertilization? Zygote जो है वो फ्लावर में कहां पर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो तुम्हें याद है ये वाला डायग्राम वापस से, है ना। यहां पर आया पोलन, पोलन ने बनाया पोलन ट्यूब, वो गया ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर था क्या, ओवरी के अंदर था ओवम, ओवम के साथ फ्यूज हुआ मेल गैमीट। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए तो वो कहलाया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट तो यहीं रहने वाला है, ओवरी के अंदर, है ना। इतनी पिक्चर क्लियर है, बस इसी से आपका आंसर बनता है। लेट्स चेक द आंसर। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा टू सेम और द अदर फ्लावर of same or other plant. It takes place after gamete formation. वो gamete formation के बाद होता है। Only after arrival of pollen grain on stigma, entry of pollen tube carrying male gamete into ovary, male gamete can fuse with the female gamete. वही जो मैंने बताया यहाँ पर fuse तभी हो पाएगा। Ovum is present in the ovule and ovule is present in the ovary. इसीलिए जो zygote है it is present inside the ovule. वो ovule में present है ovary के अंदर, ठीक है। That's it. This is the answer. Next question. How are general growth and sexual maturation different from each other? अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा एक अलग पैटर्न का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और वो अलग पैटर्न क्या है, वो अलग पैटर्न ये है, इनने पूछा है कि जो जनरल ग्रोथ होती है बॉडी की वो सेक्सुअल जो मैच्योरेशन है उससे कैसे अलग है। जनरल ग्रोथ समझो और फिर सेक्सुअल मैच्योरेशन पे जाएंगे। जनरल ग्रोथ यानी हाइट बढ़ना, ठीक है। हाइट भाई मेल्स में भी बढ़ रही है, फीमेल्स में भी बढ़ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद द सेक्सुअल मैच्योरेशन। उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाली कोई चीज नहीं है।
हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया। ऑब्वियसली जब छोटे रहते हो और फिर आज जितने बड़े हो उसमें वेट कुछ तो चेंज हुआ होगा। भले ही तुम कितनी भी कहानी सुनाओ, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं इतना अब्दुल्ला सा था, मैं बहुत मोटा सा था। अरे भैया वो हो गया। अभी क्या है, अभी क्या तुम्हारा उतना ही वेट है? नहीं। अभी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस है। बाल उतने ही बड़े हैं क्या? नहीं, वो भी चेंज है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, ये है जनरल ग्रोथ के फैक्टर्स। वेट गेन होना, हाइट बढ़ना, हेयर चेंजेस आना, बॉडी के स्ट्रक्चर्स में चेंज। अब जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब है बॉडी को वो प्रिपेयर करेंगे, ये मैच्योरेशन, कि नाउ द बॉडी इज रेडी टू टेक पार्ट इन द सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए बॉडी तैयार हो गई है। बस ये दोनों अंतर हो। नेक्स्ट, see the answer. General growth includes increase in height, weight gain, changes in shape and size of the body, also called as somatic phase. एक चीज और, जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड चीजें होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ही कहलाती हैं, और उसके अलावा बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो कहलाती हैं सोमैटिक। ऐसे ही जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं वो कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, और अगर उसको छोड़ दें तो बॉडी में हर सेल जो है वो कहलाता है सोमैटिक सेल। ठीक है, The reproductive organs are less active during somatic growth। और इस दौरान जब somatic growth, जब जनरल ग्रोथ बॉडी की चल रही है, उस दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कम एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, sexual maturation is cumulative process that includes all the changes needed to prepare the body for sexual reproduction। मैंने ये भी बताया कि जो changes sexual maturation के दौरान हो रहे हैं वो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं to take part in reproduction। It ensures onset of puberty and reproductive phase of an individual। It ensures what? Puberty and reproductive phase of individual। वो बताता है कि भाई puberty आ गई है और reproductive phase आ गया है और अब बॉडी तैयार है to take part in the reproduction। That's it। See the next question। What are the benefits of using mechanical barrier during sexual act? मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाई थी आपको क्विक रिवीजन में, वहां मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो बताई थी प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरी बताई थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और इन दोनों से बचने के लिए, अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं होने देना है तो उसके लिए, और अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो कि बैक्टीरियल और वायरल होती हैं, बैक्टीरियल थी सिफिलिस और गोनोरिया, और वायरल कौन सी थी? HIV एड्स, है ना। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम एक सर्टेन मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। और इन्होंने यही पूछा है कि अगर हम मैकेनिकल बैरियर यूज कर रहे हैं तो उसका हमको क्या बेनिफिट हो सकता है। मैकेनिकल बैरियर्स यूज करने से ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ठीक है, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी नहीं होंगी। लेट्स चेक द आंसर। फर्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया है दैट इट सर्व्स एज बैरियर टू प्रिवेंट अराइवल ऑफ स्पर्म टू एक्स, स्पर्म को एक्स तक नहीं आने देगा, एंड दस अवॉइड्स अनवांटेड प्रेगनेंसी, और इससे होगी प्रेगनेंसी अवॉइड। और सेकंड में उन्होंने कहा है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जैसा कि मैंने तुम्हें यहां बताया। सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है what changes are observed in the uterus subsequent to implantation of young embryo। young embryo को implant करने के लिए यूटरस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने पढ़ा था जब हमने मेंस्ट्रुएशन को डिस्क्राइब किया था, मेंस्ट्रुएशन को डिटेल में पढ़ा था। तो यूटरस में क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखो, यूटरस में डेवलप होती है एक कुशनिंग। याद है मैंने बताया था, छोटे बच्चे को सुलाते हैं तो कुशन लगा के सुलाते हैं, पेट को सुलाते हैं तो कुशन लगा के सुलाते हैं। तो ये जो एक प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया है यही वहां पर भी चल रहा है। वहां पर बनती है कुशनिंग, मतलब वहां पर होती है थिकनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस। यूटरस की जो ऐसा होता था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और यहां पर ये है अपना यूटरस, और ये है फेलोपियन ट्यूब, और यहां पर थे फिम्ब्रे, और यहां पर थी ओवरी, यहां थे फिम्ब्रे और यहां पर थी ओवरी। तो ये है अपना यूटरस, ये है अपना सर्विक्स और ये है वजाइना।
इसके बाद क्या होगा, ये यूटरस अपने आप को प्रिपेयर करेगा एक कुशनिंग, एक लाइनिंग बना के, और जब ये कुशनिंग, ये लाइनिंग बन जाएगी, उस दौरान जब यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो गया, तो वो फ्यूज होके जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बनने के बाद जब डिवीजन चालू हुआ, ये एम्ब्रियो बना, तो ये यहां आ जाएगा और यहां आकर रहने लगेगा। अब सोचो, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है यूट्रस के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म को क्या तुम ऐसे ही पड़े रहने दोगे एक ऑर्गन में? नहीं, उसके लिए एक अलग से प्रोटेक्टिव शीथ, एक अलग से शीथ कवरिंग जैसा ऑर्गन डेवलप होता है यूटरस के अंदर, जिसको कहते हैं प्लासेंटा। और डिलीवरी के टाइम पे, एज सून एज द बेबी इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, उसी समय एक और जो कॉन्ट्रैक्शन, जो मतलब मसल्स का जो पुल चल रहा होता है बॉडी में, वो तब तक चलता रहता है जब तक ये जो नया प्लासेंटा, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना है, वो बाहर ना आ जाए। तो वो सोचो, वो एक टेम्पररी ऑर्गन है जो बना है सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन वो कब बनेगा? जब ये एम्ब्रियो यहां आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये चेंजेस होते हैं बॉडी में फीमेल की यूटरस के अंदर फॉर द एम्ब्रियो टू गेट इम्प्लांटेड। सी द आंसर, यूट्राइन लाइनिंग इज थिकेंड। देखो मैंने बताया यूटरस की जो लाइन है वो थिक हो जाएगी एवरी मंथ, सपोर्ट दी ग्रोइंग एम्ब्रियो, टू सपोर्ट ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए, फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक। नाउ प्लासेंटा इज डेवलप्ड व्हिच सर्व्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और मैंने बताया ना, वो जो शीत बनती है, वो सारी चीजें, वो खाना भी प्रोवाइड करेगी। सोचो उस ऑर्गेनिज्म के पास खाना कहां से जाएगा? तो ये जो प्लासेंटा है, यही फूड प्रोवाइड करेगी, यही वाटर प्रोवाइड करेगी, और यही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल एंड कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड। एक डिस्क जैसा होता है ऑफ द टिश्यू, व्हाइल ब्लड स्पेसेस सराउंडिंग द विलाई आर प्रेजेंट ऑन मदर्स साइड। क्या होता है? जो ब्लड वाला पोर्शन होता है वो मदर की साइड होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके पास अगर आपने ब्लडी ब्लड रख दिया तो भाई वो एक दिन एक ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, और जब वो ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो क्या मतलब सब ऐसे ब्लड में पड़ा हुआ है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो उस साइड होती है, मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसकी साइड होते हैं विलाई, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो मूवमेंट कर सकते हैं। और बाहर की साइड, मदर की साइड होता है ब्लड। नाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। और जो वेस्ट ये एम्ब्रियो या ये ऑफस्प्रिंग मदर की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, वो भी प्लासेंटा के थ्रू बाहर आता है। यानी क्या? प्लासेंटा बनता है, लाइनिंग थिक होती है, और क्या होता है? जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट है और जो ऑक्सीजन है वो यहीं से प्रोवाइड होती है प्लासेंटा से, और जो वेस्ट है वो भी प्लासेंटा से बाहर आता है। मतलब ऑल टुगेदर सारा ये जो एक्सचेंज का काम चल रहा है ये प्लासेंटा के थ्रू होता है बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड द मदर। That's it. We'll move on to the next question. Next question is write 2 points of difference. Write 2 points of difference between asexual and sexual type of reproduction. जो asexual और sexual type of reproduction है उसमें हमें बताना है differences क्या होते हैं. Next part says Describe why variation are observed in the offspring formed by sexual reproduction. और हमें यह भी बताना है कि जो offspring sexual reproduction के दौरान बन रहे हैं उनमें changes क्यों आते हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में. डिफरेंस ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गैमीट्स. जो गैमीट्स होते हैं यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. दूसरी चीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फर्टिलाइजेशन और ये जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, ये सब नहीं होगा. ये सब कहां पे होगा? ये सब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट वहीं पे होने वाला है और गैमीट वहां है, फ्यूजन ऑफ गैमीट वहां हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी वहां होगा. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है.
यहां होता है माइटोसिस और यहां होता है मियोसिस। ये बस डिफरेंसेस हमको बताने हैं किसके बारे में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए आंसर देखते हैं। Here only one parent is required, यहां पे एक ही पेरेंट की जरूरत है, only one parent, पहला। दूसरा, अच्छा कंपैरिजन भी करते चलेंगे, यहां पे वन पेरेंट इन्वॉल्व है, यहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है। यहां प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस डज नॉट अकर। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट और जेनेसिस अगर किसी वर्ड के आगे लगा हो का मतलब होता है कुछ बनना, कुछ सिंथेसिस होना। तो यहां गैमीट बनने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है। यहां पे क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स थ्रू गैमीटोजेनेसिस। यहां पर तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते ही हैं, और गैमीट्स जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना। ऑब्वियसली जब गैमीट ही नहीं मिले तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, और भाई यहां पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन होता है, फिर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, जो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स ओनली माइटोसिस। मैंने बताया था यहां पे माइटोसिस होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकली क्लोन्स। ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। जबकि यहां पे क्या होता है, मियोसिस होती है, मियोसिस अकर्स, मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन, और इट अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। और इन सब चीजों से जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब जेनेटिक वेरिएशन अभी मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूं। जेनेटिक वेरिएशन कब होता है, जब दो पेरेंट्स, दो अलग अलग लोगों के जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिलते हैं। जब आप कभी चीटिंग करते हो, जो नहीं करनी है, उस चीटिंग करने के दौरान क्या होता है भाई, जो वो लिख रहा है थोड़ा सा वो लिख लिया, जो वो लिख रहा है थोड़ा सा वो देख के लिख लिया, तो इन दोनों लोगों से आपका आंसर तो अलग होगा ही होगा, क्योंकि आपने तो करी है दोनों से चीटिंग। यही होता है। तो भाई यही चीज वहां पे भी हो रही है, एक थोड़ा आंसर इससे ले लिया, थोड़ा आंसर इससे ले लिया, एक नया आंसर बन सकता है। तो वेरिएशन हो सकता है, क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट से आए, फीमेल पेरेंट से आए, पापा से आए, मम्मी से आए, और जो फ्यूजन बना उसमें थे कुछ चेंजेस। दैट्स इट, बस यही रीजन है चेंजेस होने का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure label the parts and mention their function। एक फिगर दिया हुआ है, उसके पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं, लेबल करने हैं, और फिर बताना है कि उन पार्ट्स में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं। लेट्स सी भाई, सबसे पहली चीज ये हमें क्या दिखता है, अच्छा वो भी दिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कौन सा डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, यहां हमको सबसे पहले दिखती है ओवरी। ठीक है, ये क्या है, ये वाला, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, और ये वाला जो पोर्शन है ये है यूटेरस, जहां पर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। ये वाला जो पोर्शन है ये है सर्विक्स। ठीक है, और ये लोअर पोर्शन जो है वो है वजाइना। ये तो हमारी हो गई लेबलिंग, ये तो हमने कर लिया लेबल। अब हमको क्या बताना है, किसमें कौन सा फंक्शन हो रहा है। फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, क्योंकि एग यहीं से निकल के, ओवम जो है वो यहीं से निकल के बाहर आएगा ओवरी से, और स्पर्म्स जो है वो वजाइना से जाएंगे अंदर, और यहां पर होगा फ्यूजन। तो फेलोपियन में फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती है, यूट्रस जो है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के काम आता है, और सर्विक्स जो है वो सिर्फ ओपनिंग है एक यूटेरस की, और वजाइना जो है वो काम क्या क्या करती है, वो स्पर्म्स लेती है, किससे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो स्पर्म्स की एंट्री वहां से होती है। दूसरी चीज, इट एक्ट्स एज द बर्थ कैनाल, क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जब यहां पर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, तब वो ऑफस्प्रिंग वजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा। दैट इज व्हाई द वजाइना इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल।
नाउ चेक द आंसर, प्रोडक्शन ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ एग कहां होता है, ओवरी में, ठीक है, ओवरी में प्रोडक्शन ऑफ एग। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन है, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूटरस में इम्प्लांट होता है, ये हमने देखा। एंड द नेक्स्ट दे आस्क यू द एंट्री ऑफ द स्पर्म, स्पर्म्स कहां से एंटर होते हैं, सो दे एंटर थ्रू द वजाइना। That's it. That is all about this question, and that's all about today's session of this very short answer and question session. Next session में हम practice करेंगे कुछ और question. मेरे साथ बने रहिए, and we'll move forward towards the success solving more and more questions. Keep the pattern in your mind. Start practicing the diagram and do attend the next session. Thank you so much. But before going, last but not the least, as always, we at Magnet Brains provide you the 100% free education platform, and please do like, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक करें वीडियो को, चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, दोस्त सबके साथ। थैंक यू सो मच।